गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है टेंस। टेंस मतलब होता है काल। हमें पढ़ के मचाना है पूरा दुनिया में बवाल, पर हमें एक चीज़ देखना है कि रट्टा नहीं मारना है। टेंस को हम लोग ट्रिक के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे। रटने से कोई टेंस सीखेगा नहीं जब तक आप उसको समझिएगा नहीं, उसको और उसके ट्रिक्स को। तो टेंस मतलब होता है काल। टेंस वो रूप है ग्रामर का जो हमें समय के बारे में बताता है। तो हम लोग टेंस का मतलब काल यानी समय होता है। तो यहाँ पर टाइम लिख सकते हैं। टाइम मुख्य रूप से कितने प्रकार के हो सकते हैं? टाइम तीन ही प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट। प्रेजेंट वो समय है जो वर्तमान में जो कार्य होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट, यानी जो चलता है वर्तमान समय में, माने अभी। दूसरा हो सकता है पास्ट। पास्ट माने वैसे समय जो बीत चुका है, जो बीत गया है, उसको हम लोग कहते हैं पास्ट टाइम। और तीसरा वो समय है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर। फ्यूचर वो समय है जो हमारे ज़िंदगी में आने वाला होता है। जैसे मैं कल दौड़ने वाला हूँ, मैं कल खाने वाला हूँ, तो ये फ्यूचर्स की बातें हैं जो अभी आया हो नहीं रहा है, वो आने वाले समय में होगा। तो टाइम तीन प्रकार के होते हैं। अब मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पर। मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ यानी कि ये जो पढ़ाने का काम है वो वर्तमान में चल रहा है, यानी प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में। तो क्या टेंस से केवल हमें समय के बारे में ही पता चलता है? नहीं, हमें टेंस से समय के साथ साथ उस समय में कौन सा क्रिया कौन सा कार्य हो रहा है, या क्रिया कौन सा कार्य कर रहा है, इसके बारे में पता चलता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि टेंस से टाइम और वर्क का पता चलता है। पढ़ना एक वर्क हुआ, वर्क मतलब कार्य। तो हमें टेंस से मुख्य रूप से दो चीज़ों का पता चला। पहला है टाइम, दूसरा है वर्क। मैं पढ़ रहा हूँ यानी पढ़ने का काम चल रहा है। अभी जब हम बोल रहे हैं ये काम चल रहा है, माने कंटिन्यू है उस टाइम। तो हमें दो चीज़ का पता चला, पहला है समय और दूसरा है वर्क। दो चीज़ के बारे में पता चला, टाइम्स और वर्क। अब वर्क कितने प्रकार के हो सकते हैं, अब हम लोग उसको समझेंगे कि वर्क कितने टाइप के हो सकते हैं। पहला हो सकता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस वैसे समय को कहते हैं जो कार्य चल रहा होता है। जब आप बोलें और उस समय वो कार्य चल रहा हो, कंटिन्यू हो उस कार्य, तो हम लोग उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। दूसरा होता है परफेक्ट। परफेक्ट हम लोग किसको कहते हैं? मान लीजिए ये काम परफेक्ट हो गया, माने परफेक्ट हो गया कहने का मतलब जो कार्य है वो खत्म हो चुका है। कार्य जो है वो खत्म हो चुका है। तो अगर कार्य खत्म हो जाए तो उसको हम लोग परफेक्ट बोलते हैं। तीसरा होता है इनडिफिनिट। इनडिफिनिट यानी इनडिफिनिट से हमें ये पता चलता है कि कार्य है पर कब स्टार्ट हुआ और ख़त्म हुआ कि नहीं, इसके बारे में कोई पता नहीं चलता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, वो कब पढ़ता है, वो पढ़ना उसका ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ, इस बारे में हमें पता नहीं चलता है। बस ये नॉर्मल रहता है। ये क्या होता है? नॉर्मल रहता है। ठीक। चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चौथा होता है। पर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस ऐसे होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन ग्रामर्स के रूल्स में है तो हमें ये पढ़ना है कि ये कौन से कार्य को कितना होने को बताता है। तो हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने टेंस को समझ लिया कि टेंस मतलब समय होता है, और टेंस जो है वो वर्ब को बताता है कि जो क्रिया है वो कितना हो चुका है, कितना होने वाला है कि नहीं, ये समय को बताता है। टेंस समय और वर्ब यानी
क्रिया यानी वर्क को बताता है। तो पहला है मैं पढ़ा रहा हूं, यानी काम जो है वो चल रहा है। दूसरा है मैं पढ़ चुका हूं, तो पढ़ चुका हूं यानी कि पढ़ने की जो क्रिया है वो खत्म हो चुकी है, तो ये परफेक्ट को दिखाता है। चलिए हम लोगों ने टेंस को जान लिया कि टेंस मतलब होता है समय और वर्क, और समय से हमें वर्क कितना हुआ है या कितना हो रहा है इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो कंटिन्यूअस का मतलब कार्य जो है वो चल रहा होता है, कंटिन्यू मतलब जारी रहता है। परफेक्ट यानी कि हो चुका होता है। इंडेफिनिट में हमें पता नहीं चलता है कि कार्य कब स्टार्ट हुआ, वो हो रहा है या खत्म हो चुका है, इस चीज के बारे में पता चलता है। चलिए अब हम लोग ये देखेंगे कि जो कार्य कितना हो रहा है या कि हो चुका है ये केवल प्रेजेंट में ही पता चलते हैं, नहीं, ये पास्ट में भी वही होते हैं और फ्यूचर में भी। जैसे प्रेजेंट एक तरफ, पास्ट और ये फ्यूचर। तो प्रेजेंट में जो कार्य हो रहे होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस, जो खत्म हो जाते हैं उसको परफेक्ट, जिसका पता नहीं चलता उसको बोलते हैं इंडिफिनिट, और एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यही होता है। तो जब ये कार्य जो है वो प्रेजेंट के टाइम होता है यानी वर्तमान समय भी होता है, वैसे पास्ट में भी तो वैसे ही हुआ होगा, तो हम लोग पास्ट को भी कॉन्टिन्यूअस बोल सकते हैं, फ्यूचर में भी परफेक्ट होता है और इंडिफिनिट भी होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी होता है। तो इसी तरह फ्यूचर में भी हुआ कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट और इंडिफिनिट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, अब हम लोग एक चीज यहीं पर देखेंगे कि जो काम चल रहा होता है, चाहे वो समय कोई भी हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, प्रेजेंट में भी कंटिन्यूअस है, पास्ट में भी कंटिन्यूअस है और फ्यूचर में भी कंटिन्यूअस है। तो मान लीजिए एक यहाँ पर मेरा, मान लीजिए एक हाथ है, ये चार, ये 4 फिंगर्स हुए। मान लीजिए हमारे साथ है चार उंगलियां, ये उंगली नंबर 1, उंगली नंबर 2, उंगली नंबर 3 और उंगली नंबर 4, ये 4 उंगलियां हुए। अब इसमें भी 4 है, फ्यूचर के भी 4 है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, इंडिफिनिट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट के भी 4 हैं, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, इंडिफिनिट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट के भी 4 हैं, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, इंडिफिनिट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार ये मान लीजिए ये चारों एक एक उंगली है, ये उंगली नंबर 1 ये हुआ, उंगली नंबर 2 हुआ कंटिन्यूअस, ये हुआ, उंगली नंबर 3 परफेक्ट ये हुआ, और उंगली नंबर 4 ये, उंगली नंबर 4 ये हुआ। तो क्रिया में हम लोग मेन वर्ब के साथ पहला रूप, तीसरा रूप, चौथा रूप, 5वां रूप तक भी जोड़ते हैं। वर्ब का 5 रूप का इस्तेमाल टेंस में होता है, पर अगर जहां कॉन्टिन्यूअस टेंस आए वहां पर हम कभी भी जोड़ेंगे तो वर्ब के चौथे रूप को जोड़ेंगे, यानी चौथा रूप, यानी कि कॉन्टिन्यूअस आए तो हम लोग सेंटेंस में आईएनजी वर्ब का चौथा रूप जोड़ेंगे। अगर दो में अगर 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4। 4 नंबर पे हमारा क्या आता है? 4 नंबर पे हमारा क्या आता है? ये 4 नंबर ये है, ये 1 नहीं है, ये एक ये नहीं है, ये 1 है, 2 है और यहाँ 3। ठीक,
तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हुआ। तो क्या 4 नंबर वाले में कंटिन्यूअस दिख रहा है? 4 नंबर वाले में भी कंटिन्यूअस है। तो 4 नंबर वाले में भी वर्ब का चौथा फॉर्म होगा। और बचा 3 नंबर, जो सेंटेंस परफेक्ट होंगे, परफेक्ट में होंगे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तो वो 3 नंबर में है, फिंगर नंबर 3 है। तो इसमें कभी भी लगेगा तो वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। ठीक। अब बचा फिंगर नंबर 1 कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में और फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या प्रयोग होता है। तो इसको हम लोग जब बारी बारी से पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, बारी बारी से इस 12 रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग सेंटेंस को पहचान सकते हैं। अगर हिंदी में कोई सेंटेंस लिखा हो तो कैसे हम लोग पहचाने कि ये कौन सा टेंस का से रिलेटेड है और उसको हम किस तरह इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये हम लोग आगे समझेंगे। चलो चालू करो। चलिए, अब हम लोग प्रेजेंट में सेंटेंस में कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है। तो उसमें डू, डज, इज, एम, आर, हैव, हैज और हैव, हैज, बीन होता है। अगर ये चीज आपको कहीं मिले तो आप जान जाइएगा कि ये टेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस को दिखा रहा है। दूसरा, पास्ट, पास्ट में किस चीज का प्रयोग होता है, किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है? डिड, वाज, वेयर और हैड बीन। अगर ये कहीं दिखे तो आप समझिए कि जो टेंस है वो पास्ट टेंस में है। अगर हमें शैल, विल और शैल बी और विल बी, शैल हैव और विल हैव और शैल हैव बीन और विल हैव बीन, ये अगर हमें कहीं दिखे तो हम लोग आसानी से जान जाएंगे कि वो टेंस जो है वो फ्यूचर टेंस को दिखा रहा है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो हम लोग कोई भी इंग्लिश सेंटेंस को आसानी से पकड़ सकते हैं कि ये कौन से टेंस को डिनोट कर रहा है, कौन सा टेंस को बता रहा है कि कौन सा टेंस से रिलेटेड ये है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, कैसे उसको बदलें। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के ट्रांसलेशन अगर आपके पास आए तो हम लोग उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। उसका अगर टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस अगर अफर्मेटिव में हो तो हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट का उपयोग करते हैं। ये स्ट्रक्चर है ये सेंटेंस को बनाने का। बस एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ कभी भी डू और डज का प्रयोग होता है और थर्ड पर्सन के सिंगुलर फॉर्म में एस और ईएस का यूज होता है, तो हम लोग अभी इसको बनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पहला है मैं किताब पढ़ता हूँ। मैं जो है वो क्या है,
फर्स्ट पर्सन है, मैं का हो गया आई, पढ़ना हो गया क्रिया, तो इसको फर्स्ट सब्जेक्ट हमने लिख लिया आई, पढ़ना हो गया मेन वर्ब, तो पढ़ना हो गया रीड, क्या पढ़ते हैं तो बुक, आई रीड बुक, एकदम सिंपल वे में बन गया। दूसरा है वे जाती है, तो ये थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म है, तो ओनली फॉर थर्ड पर्सन के सिंगुलर फॉर्म के साथ ही एस और यस लगता है, प्लूरल फॉर्म के साथ नहीं लगता है। वे जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, तो वे का हो गया दे, जाना का क्या होता है गो, तो जाना एक मेन वर्ब हो गया, तो हो गया गो, बस बन गया एकदम सिंपल। तीसरा है सोनू खेलता है, सोनू जो है वो थर्ड पर्सन है, ही सी इट और नेम को थर्ड पर्सन कहते हैं, तो ही सी इट और नेम के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, और आई वी और यू के साथ डू का प्रयोग होगा। तो सोनू जो है वो सब्जेक्ट है, तो सोनू खेलता है, तो ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो खेलना का होता है प्ले, तो प्ले का हो जाएगा प्लेस, एस लग जाएगा, बन गया। तो चौथा है वह जाती है, तो ये वह सब्जेक्ट हुआ और प्लस में ये थर्ड पर्सन में भी है, तो वह का ही होगा, ही नहीं सी होगा, एस एच ई सी, साफ साफ इसको लिख देते हैं। सी जाना एक वर्ब है, तो सी गोज, गो में ई एस लग जाता है क्योंकि थर्ड पर्सन के सिंगुलर फॉर्म है ही। अब उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव फॉर्म को हम लोग कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। बस रूल्स वही है, ही सी इट नेम के साथ डज और आई वी यू के साथ डू, लेकिन जब निगेटिव फॉर्म में रहे तो डज नॉट हो जाएगा और आई वी यू के साथ डू नॉट हो जाता है। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू और डज नॉट, डू और डज नॉट, डज नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अब चलिए हम लोग बनाते हैं। मैं नहीं जाता हूँ, मैं का आई, ये हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद आई जो है वो क्या है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन में है, तो फर्स्ट पर्सन में आई है, तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ डू नॉट लगता है, तो आई डो नॉट, जाता का क्या हो गया गो, तो सब्जेक्ट हो गया, डू और डज में से किसको लगाना था वो भी हो गया। अब वर्ब को लगाना है, तो वर्ब का पहला फॉर्म, तो वर्ब का पहला फॉर्म जानने का क्या होगा गो, बस इजीली बन गया। दूसरा है राम नहीं पढ़ता है, राम सब्जेक्ट हो गया, राम के साथ डज नॉट लगेगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन में डज नॉट लगता है, तो राम डज नॉट, फिर उसके बाद वर्ब का पहला रूप रीड। तीसरा है हम लोग रात को काम नहीं करते हैं, ये जो हम लोग है ये सब्जेक्ट, तो वी, उसके बाद नहीं है, तो हम लोग के साथ नहीं है, तो वी के साथ डू नॉट होगा, वी डो नॉट, क्रिया क्या है काम, तो उसका कार्य का फर्स्ट फॉर्म होगा वर्क, वी डो नॉट वर्क, कब नहीं करता है वो लोग काम, रात में, तो होगा एट नाइट। चौथा है शीला नहीं गाती है, तो शीला सब्जेक्ट हुआ, नाम है इसलिए इसमें डज नॉट होगा, डज नॉट, गाना
एक क्रिया है जिसका फर्स्ट फॉर्म लगेगा तो गाना का होता है सिंग। तो हम लोगों ने ये जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर कोई वाक्य अफर्मेटिव में रहे तो इस स्ट्रक्चर पर बनेगा, निगेटिव में रहे तो इस स्ट्रक्चर पर बनेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव फॉर्म को देखेंगे कि अगर कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्म में कोई हिंदी सेंटेंस रहते हैं तो उसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है, सबसे पहले डू और डज का प्रयोग होता है, उसके बाद सब्जेक्ट का और उसके बाद वर्ब का पहला रूप। और अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव में हो तो एक बात को ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन मार्क का चिन्ह सेंटेंस के लास्ट में होना चाहिए, ये एकदम नेसेसरी है। क्योंकि जब किसी से प्रश्न पूछा जाता है तो उस प्रश्न में आपको उत्तर, सामने वाले से उत्तर की अपेक्षा होती है कि वो हम जो पूछे उसका आंसर दे। तो प्रश्न में आप क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, क्योंकि आप एक तरह से क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन कीजिएगा तो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह तो रहेगा ही रहेगा। क्या मैं पढ़ता हूं, अगर इसको मैं आपसे बोलूं कि क्या मैं पढ़ता हूं या बोलूं क्या आप पढ़ते हो, तो आप इसका जवाब यस या नो में देकर छोड़ सकते हैं। क्या तुम हंसते हो, इसका जवाब यस और नो में देकर के छोड़ सकते हैं। तुम खेलते हो, अगर ऐसा मैंने बोल दिया तो आप बोल सकते हैं कि यस या नो में इसका जवाब दे सकते हो। लेकिन वही अगर हम बोले कि सीता कहाँ रहती है, तो इसका जवाब आप लोग यस और नो में नहीं दे सकते हैं, आपको पूरा फुल डिटेल देना पड़ेगा कि सीता वहाँ रहती है। तो इसका जवाब ऐसा तो नहीं है कि सीता कहाँ रहती है तो आप लोग बोल देंगे यस, तो यस से तो पूरा जवाब नहीं मिलेगा, हमें कहाँ रहती है पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। तो चलो हम लोग आज समझते हैं कि इंट्रोगेटिव में सेंटेंस रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट के तो कैसे बनेंगे। स्ट्रक्चर आपके सामने है, स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाने की कोशिश करेंगे। पहला, अगर इंट्रोगेटिव में सब क्या पहले होता है तो क्या मैं पढ़ता हूँ, अगर क्या पहले रहे तो डू और डज पहले लगता है। तो क्या के बाद जो सब्जेक्ट है वो मैं है यानी आई, तो आई के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा, डू लगेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं डू, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद डू हो गया, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट है आई, उसके बाद वर्ब पढ़ता हूँ, रीड हो गया, आई डू रीड और क्वेश्चन मार्क चाहिए। दूसरा है क्या वह घर जाता है, तो वह जो है वो क्या है, थर्ड पर्सन है, ही सी इट नेम के साथ डज लगता है तो यहां पर होगा डज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, कहाँ जाता है, घर जाता है तो गो टू हाउस, HOU है, ठीक, इसको साफ साफ लिख देते हैं HOUSE। तीसरा है क्या आप लिखते हैं, तो जो आप जो है वो सेकंड पर्सन हुआ तो सेकंड पर्सन के साथ फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ डू का प्रयोग होता है, तो डू, आप सब्जेक्ट है तो डू यू, लिखते हैं तो लिखने का राइट। चौथा है क्या महेश रोता है, महेश जो है वो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में ही सी इट नेम के साथ पहले ही बार बार बता रहे हैं कि डज का प्रयोग होता है, तो डज महेश, और उसके बाद वर्ब रोना का वीप, वीप मतलब रोना। बस हमने ज्यादा कुछ नहीं किया इसमें, पहले हमने डू और डज को लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट को रखा और उसके बाद वर्ब को रखा, डू डज सब्जेक्ट और वर्ब, और क्वेश्चन मार्क कभी नहीं भूलना है, चाहे हम भूल जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आपको सीखना है, हमको सिखाना है आपको काम, आपको नहीं भूलना है। अब दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव। केवल इंट्रोगेटिव में आप यस या नो में जवाब दे करके बता सकते हैं सामने वाले को, लेकिन जब कोई भी
व्यक्ति आपसे पूरा पूछे कि तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या करते हो, तो इसका जवाब आप यस और नो में नहीं दे सकते हैं, आपको पूरा डिटेल में बताना होता है। तो डबल इंट्रोगेटिव हम लोग वाई फैमिली को कहते हैं, जिसमें व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई, होम, हु, डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। ये स्ट्रक्चर है बनाने का। तो चलिए हम लोग बना करके एक बार देखते हैं। सीता कहाँ रहती है, इसमें जो फर्स्ट वाले इंट्रोगेटिव में क्या को पहले रखकर प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन इसमें क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सेंटेंस के बीच में रहते हैं। पहला सीता कहाँ रहती है, तो सबसे पहले कहाँ का होता है वेयर, तो वेयर ले लिया। उसके बाद हम लोग रखेंगे डू और डज, ठीक। तो सीता एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसमें डज लगेगा, सीता डज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सीता, वेयर डज सीता। उसके बाद रखेंगे वर्ब, तो रहना का होता है लिव। अगर डबल इंट्रोगेटिव में अगर नहीं शब्द जुड़ा रहे, मतलब जैसे आगे हम बताएंगे उसको। दूसरा है वह कब पढ़ता है, तो वह कब का क्या होता है व्हेन, उसके साथ वह के साथ डज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद वर्ब रीड, हो गया। व्हेन डज ही रीड, वह कब पढ़ता है। तीसरा है तुम कहाँ रहते हो, तो इसको बना सकते हैं वेयर, उसके बाद यू के साथ डू लगेगा, डू यू लिव, बन गए। अब चौथा है वह क्यों नहीं सोती है, तो इसमें ये डबल इंट्रोगेटिव का ये निगेटिव सेंटेंस है, मतलब निगेटिव नहीं शब्द जुटा है, तो बस उसमें स्ट्रक्चर में ज़्यादा कुछ नहीं, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे और उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म और ऑब्जेक्ट जो कहते हैं रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा और इसका नेगेटिव फॉर्म बन जाएगा वाई फैमिली के साथ। वह क्यों नहीं सोती है, तो क्यों का होता है वाई। उसके बाद वह जो है, तो वह एक थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के बाद डज, उसके बाद फिर सब्जेक्ट ही, सॉरी सी होगा क्योंकि स्त्रीलिंग है, सी, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है सोना, तो स्लीप, बन गया। बस हम लोग केवल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे, स्ट्रक्चर को बस थोड़ा सा याद कर लेना है, हम लोग किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आसानी से बना लेंगे स्ट्रक्चर्स के माध्यम से। तो हमें उम्मीद है कि आज आपने टेंस क्या होता है, टेंस को हमने डिफाइन किया कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और वर्क के हिसाब से कितने होते हैं और टाइम के हिसाब से कितने होते हैं, ये आज हम लोगों ने समझा। उसके बाद टेंस में पहला प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट का पहला टाइप होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसको हमने समझा कि कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये वाक्य है, और हमें अगर हिंदी में अगर देखना हो तो कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो अगर हिंदी अगर हम लोग को समझना है कि हिंदी में प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पकड़ेंगे कि ये हिंदी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसके लिए बस एक चीज याद रखना है, जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में ता ते ती रहे, तो उसे हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये हिंदी का जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दिखा रहा है। जैसे वह पढ़ता है, मैं खेलता हूँ, हम लोग दौड़ते हैं, सोहन पढ़ता है। तो जिस वाक्य के अंत में ता ते ती आए, ता ते ती आए, तो वो हिंदी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाता है। और जिस इंग्लिश वाक्य में डू, डज, इज, एम, आर, हैव, हैज और हैव, हैज बीन आए, तो ये प्रेजेंट के पूरा प्रेजेंट में चला जाता है। और उसी में अगर केवल ओनली फॉर
सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब हो और उसके बाद सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस और यस लगा हो तो वो तो, और ता तेती हो तो वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला ही जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग आज प्रेजेंट इंडेफिनिट आसानी से समझ लिए होंगे और टेंस को। तो उम्मीद करते हैं कि आगे आप लोग ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहें और आसानी से टेंस सीखते रहें। मेरे चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।